स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पे। बात करेंगे इंडियन ऑयल, सेल और यहाँ पर काफ़ी सारे बोनस और डिविडेंड शेयर्स के। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट उन लोगों से करना चाहेंगे जो लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए और अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली सारी अपडेट समय से पहले आप तक पहुंचती रहे। तो फिर शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त करण, स्वागत है आपका अपने ही चैनल। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं बोनस स्टॉक के बारे में। तो 11वीं बार कंपनी बोनस शेयर दे सकती है, कभी भी हो सकता है ऐलान। ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाने वाली प्रमुख कंपनी संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड एक बार फिर अपने शेयर धारकों को बोनस शेयर देकर रिवॉर्ड करने जा रही है, जो कि अपने मार्च तिमाही नतीजों और संभावित बोनस शेयर ऐलान के पहले की तेजी है। एक्सचेंज पर जानकारी के मुताबिक अब 10 बार बोनस शेयर दे चुकी है कंपनी और 11वीं बार होगा जब कंपनी ऐसा करेगी। पिछले बोनस शेयर घोषणाओं पर नजर डालें तो 1997 से लेकर 2022 तक में आखिरी बार बोनस शेयर दिया, तब कंपनी ने 2 पर 1 बोनस शेयर दिया। बोनस शेयर के तहत कंपनी की ओर से मौजूदा शेयर धारकों को फ्री में शेयर दिए जाते हैं। वहीं पर क्वार्टर 3 में आमदनी की बात करें तो 27,666 करोड़ रही थी। क्वार्टर 3 की बात कर रहे हैं, 8% की ग्रोथ देखने के लिए मिली थी। वहीं पर कंपनी निफ्टी में शामिल तो नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा बार बोनस शेयर जारी करने वाली गैर निफ्टी कंपनी है और 2022 के बाद पहली बार हो रहा है कि अभी रिकॉर्ड डेट घोषित नहीं की गई, यानी कौन लोग हैं इस बोनस के पात्र होंगे, यह जानकारी जल्द सामने आएगी। लेकिन देखा जाए तो पिछले एक महीने में 11% की तेजी देखी गई है और 4 ट्रेडिंग सेशन में 3 में शेयर चढ़ा है। कुल मिलाकर बोनस इशू के बाद इक्विटी कैपिटल बढ़ जाता है, फेस वैल्यू में कोई बदलाव नहीं होता और फेस वैल्यू में बदलाव नहीं होने से निवेशकों को भविष्य में इसका फायदा ज्यादा डिविडेंड के तौर पर होता है। तो बात करें सेल की तो क्वार्टर 4 में 11% मुनाफा बढ़ा और अनुमान से बेहतर नतीजे देखने के लिए मिले। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मार्च तिमाही के नतीजे पेश किए। अनुमान प्रदर्शन जो है काफी बेहतर रहा। मुनाफा, आय, बीटा मार्जिन सभी CNBC TV 18 के पोल में मिले अनुमानों से काफी ऊपर रहे। जारी नतीजों के अनुसार मुनाफा पिछले साल के मुकाबले 11% बढ़ा और आय में साल दर साल ईयर ऑन ईयर करीब 5% की बढ़त देखने को मिली। बीटा फ्लैट रहा, वहीं मार्जिन कुछ गिरते नजर आए। 1.6 रुपए प्रति इक्विटी शेयर का डिविडेंड का ऐलान कंपनी ने किया है। इसके अलावा कंपनी ने दी गई जानकारी अनुसार मार्च तिमाही में मुनाफा 11% बढ़कर 1251 करोड़ रुपए हो गया, जो कि एक साल पहले 1126 करोड़ रुपए था और बाजार ने इसका अनुमान सिर्फ 724 करोड़ ही लगाया था। आय की बात करें, ईयर ऑन ईयर 4.9% की ग्रोथ हुई। 29,316 करोड़ देखने के लिए मिली, जहां पर पिछले साल 27,958 करोड़ थी, जबकि बाजार का अनुमान 27,980 करोड़ था। तो 27,980 से 29,316 देखने के लिए मिला। में भी काफी बड़ा जंप देखने के लिए मिला। 90.170% का अनुमान दिया था और यहाँ पर 11.88% पर मार्जिन देखने के लिए, यानी कि मार्जिन में गिरावट देखने को मिली। हालांकि बाजार इससे भी तेज गिरावट का अनुमान लगा रहा था। डिविडेंड के साथ कंपनी ने अच्छे रिजल्ट भी शानदार पेश किए। तो चलिए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात कर लेते हैं इंडियन ऑयल पर। इंडियन ऑयल पर ICICI सिक्योरिटीज ने सजेशन दी है बाइंग स्टॉक के लिए। प्राइस टारगेट 180 रुपीज यहाँ पर दिए गए हैं। अब एनालिसिस की बात कर लूँ तो यहाँ पर 14 एनालिसिस ने सीधा रेटिंग दी है स्ट्रॉन्ग बाय की, 5 ने बाइंग की, 5 ने होल्ड की, यानी कि 6 ऐसे एनालिसिस हैं जिन्होंने सेल की रेटिंग स्टॉक पर दी है। पर्सनली मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है कि इंडियन ऑयल में LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिनको हम DI कैटेगरी में देखते हैं, और काफ़ी बड़ी क्वांटिटी, काफ़ी बड़ा हिस्सा यहाँ पर इंडियन ऑयल में हमें LIC का देखने के लिए मिलता है। आउट कंपनी का डिविडेंड पे आउट काफ़ी अच्छा है। हर साल 2 डिविडेंड तो कंपनी फिलहाल देती नजर आ ही रही है, जहां देख रहे हैं, और कई बार तो कंपनी 3 बार भी इस साल में डिविडेंड देती नजर आ रही है। इसके अलावा मेन पॉइंट समझे तो 165 और 158 के तक के टारगेट देखने के लिए मिल रहे हैं, जहां पर मोतीलाल ओसवाल ने 4 मई को जो अपडेट दिए और 8 अप्रैल को AUM कैपिटल ने अपग्रेड किया। आइकरा द्वारा काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही है और रेटिंग को अपग्रेड किया जा रहा है। फिलहाल उन्होंने यहाँ पर AAA की रेटिंग और A1+ की रेटिंग यहाँ पर दी है। इसके अलावा पॉइंट क्या है, इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं कि क्यों जो रेटिंग है इतनी अच्छी हमने दी है या फिर AAA की रेटिंग दी है, क्या कारण है। तो इन पॉइंट्स को थोड़ा सा डीप समझेंगे, क्या मेन पॉइंट है, क्या इनको नजर आया। तो पहला पॉइंट ये है कि घरेलू ऊर्जा क्षेत्र में जो गोल है वो रणनीतिक महत्व IOC भारत में सबसे बड़ी तेल शोधन और विपणन कंपनी होने के नाते है और काफ़ी आर्थिक महत्व भी रखती है। कंपनी गोल के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक महत्व रखती है और यह सब्सिडी वाले तरकीले पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG और बेहतर SKO यानी कि केरोसिन तेल जैसे उत्पादों की कीमतों पर भी नियंत्रण के माध्यम से सरकार के जो आर्थिक उद्देश्य है उसको पूरा करने में मदद करती है और कंपनी सरकारी खजाने में भी एक बड़ा योगदान करता है और इस प्रकार
समर्थन जारी रहने की उम्मीद है आगे भी। दैट मीन इंडियन ऑयल गवर्नमेंट को काफी सपोर्ट देता है, लाइक आप डिविडेंड के हिसाब से लगा लीजिए या फिर और चीजों के हिसाब से भी लगा सकते हैं। सेकंड पॉइंट ये है जो आइकरा द्वारा बताया जा रहा है कि घरेलू जो रिफाइनिंग है और मार्केटिंग व्यवसाय हैं में वो वहां पर इंडियन ऑयल की प्रमुख स्थिति है और कंपनी 31% से ज़्यादा की हिस्सेदारी के साथ जो घरेलू रिफाइनिंग क्षेत्र है उस पर हावी है और कंपनी देश में बेचे जाने वाले पेट्रोलियम उत्पादों पर भी एक निजी खिलाड़ी सहित एक स्वस्थ बाजार हिस्सेदारी के साथ तेल विपणन कंपनी भी है। कंपनी के पास देश भर में फैला हुआ सबसे बड़ा विपणन नेटवर्क भी है और सक्रिय रूप से कई ब्रांडिंग और ग्राहक वफादारी पहल करते हैं। सो ये पॉइंट आइकरा द्वारा डिस्कस किए गए। इसके अलावा समझे तो कंपनी देश भर में 9 रिफाइनरियों की मालिक है और उनका संचालन भी करती है। इसके अलावा भी चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में बहुमत हिस्सेदारी है, मेजॉरिटी स्टेक यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में। इसके अतिरिक्त 2 रिफाइनरी और हैं जहाँ पर नियंत्रण प्रदान करती है, कुल मिलाकर 11 हो जाती हैं और इसकी जो 9 रिफाइनरी हैं में से 6 जो हैं वो अंतरिक्ष देशीय क्षेत्रों में बसी हुई है। पाराडीप में भी हाल में स्थापित रिफाइनरी जो तट पर स्थित है, आईओसी की स्थानीय उपस्थिति को अपनी अन्य रिफाइनरियों में भी भूमिबंध स्थिति के मुकाबले विविधता दी है। सो ये आइकरा द्वारा एक और पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया गया। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें वैसे तो उन्होंने बताई हैं कि एक फ्लेक्सिबिलिटी हमें निवेशक पोर्टफोलियो में या फिर निवेश पोर्टफोलियो में देखने के लिए मिलती है, जहाँ पर इंडियन ऑयल को एक लचीलेपन का फ्लेक्सिबिलिटी का आनंद लेना जारी रखती है, जिसपे फ्लेक्सिबिलिटी इन द शॉर्ट समझें तो एक बड़ी लिक्विडिटी कह सकते हैं, जिससे बड़ी कार्यशील पूंजी आवश्यकताएं और परियोजना के लिए दरों पर घरेलू और विदेशी बैंकों पर उधार लेने में सक्षम बनाया है। तो यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स ने 3 PSU स्टॉक्स पर भरोसा दिखाया है और कंपनियों का प्रदर्शन है जबरदस्त और अभी और बहुत आगे जाएंगी। तो गोल्डमैन सैक्स ने सरकारी ऑयल कंपनियों के स्टॉक पर भरोसा जताया, स्टॉक पर अपने टारगेट प्राइस को भी बढ़ाया। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन ने HPCL पर बाइंग की रेटिंग दी है। स्टॉक का टारगेट प्राइस 42 रुपये से बढ़ाकर 475 रुपये कर दिया है। ब्रोकरेज ने BPSL के स्टॉक पर भी बाइंग की रेटिंग को दोहराया और इसका टारगेट प्राइस 370 रुपये से बढ़ाकर 410 रुपये कर दिया। लेकिन IOC के लिए ब्रोकरेज ने न्यूट्रल रेटिंग रखी, जिसके लिए टारगेट प्राइस 110 रुपये से बढ़ाकर 125 रुपये कर दिया। वैसे तो आपको ख्याल हो तो मैं कंटिन्यूसली वीडियोस में बोल भी रहा था कि जितनी स्टॉक में परफॉर्मेंस रिजल्ट वाइज या जो चीज़ें देखने के लिए मिली उसके अकॉर्डिंग इंडियन ऑयल में हमें रैली भी देखने के लिए मिली। इसके अलावा ब्रोकरेज फर्म के मुताबिक ऑयल मार्केटिंग कंपनी अभी भी अच्छी स्थिति में है। भले ही वैश्विक बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है, लेकिन यह भी कहा है कि अर्थव्यवस्था बेहतर दिखने लगी, जो इन कंपनियों के लिए पॉजिटिव पॉइंट है। और मेन पॉइंट मार्केट के सेंटीमेंट भी मैटर करते हैं कि मार्केट किस तरफ जा रहा है। और सेकंड थिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्रूड ऑयल के प्राइसेस। अगर नो डाउट बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिलती है तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में फिर से एक जंप आता नजर आ सकता है। गोल्डमैन ने अपने पॉजिटिव नजरिए को दर्शाते हुए 2026-27 के लिए इन कंपनियों के लिए लाभ अनुमान यानी कि बीटा में वृद्धि की है। 26 के अनुमानों में 26% और 27 में 5% की वृद्धि की है। ऐसे मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि यह उम्मीद है कि ये कंपनियां आने वाले वर्षों में रिफाइनिंग को लेकर के और अच्छा होती नजर आ सकती हैं। मॉर्गन ने HPCL की रेटिंग को न्यूट्रल से अपग्रेड करके JP मॉर्गन की बात कर रहे हैं, ओवररेट करके इसके बारे में अधिक पॉजिटिव रेटिंग दी। उन्होंने लगता है कि HPCL का स्टॉक अन्य स्टॉक की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है और JP मॉर्गन ने अपना टारगेट प्राइस भी बढ़ाकर 463 से 481 कर दिया और IOC के लिए भी 199 के टारगेट प्राइस तय किए हैं। और JP मॉर्गन ने कहा है कि यदि मौजूदा स्थितियों में नहीं बदलती तो IOCL, BPCL, HPCL वर्ष 26 की पहली छमाही की अपेक्षा 50 से 80% तक अधिक लाभ EBITDA ये कमा सकती है। थोड़ा और देखा जाए तो एक पॉजिटिव पॉइंट है ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए कि बड़े जो ब्रोकरेज हैं, ब्रोकरेज जो फर्म्स हैं, बड़ी कंपनियां ब्रोकरेज की हैं, वो कहीं ना कहीं अपने टारगेट्स भी अपग्रेड कर रही हैं और कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी होती है ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पे नजर आ रही है। लेकिन ये लेवल आएंगे या नहीं ये तो मार्केट ही डिसाइड करेगा। इंडियन ऑयल पे हम पी की बात कर लें तो पी रेशो भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर हम कहें कि वैल्यूएशंस के अकॉर्डिंग या पी के अकॉर्डिंग फिलहाल स्कोर महंगा है स्टॉक, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैसे तो स्टॉक में अगर 10 से नीचे पी रेशो तो वेल एंड गुड है। अगर थोड़ी सी और गिरावट या फॉल देखने के लिए मिलता है उसमें जो है नीचे के दाम पर खरीदने का मौका मिलता है तो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी फॉर लॉन्ग टर्म। क्योंकि यहाँ पर देखिए पी रेशो वैसे तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर कंपैरिजन करें HPCL और BPCL तो वो यहाँ पर ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। बट देखा जाए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पी रेशो भी नहीं है, क्योंकि एवरेज देखें तो 20.77 निकल करके आ रही है अकॉर्डिंग टू पीयर कंपेयर।
वहीं पर अगर रिजर्व की बात कर लें तो कंपनी के देखिए इस बार भी कंपनी का रिजर्व हमें बढ़ता नजर आया और काफ़ी अच्छा जंप भी हुआ, लेकिन इतना ज़्यादा जंप नहीं हुआ जितना मार्च 2023 से 24 के बीच में देखने के लिए मिला था। इस बार कंपनी के रिजर्व में हमें करीब करीब काफ़ी अच्छा गेन होता नजर आया और अगर किसी कंपनी के पास एक अच्छा रिजर्व रहता है तो नो डाउट कंपनी के लिए बोनस डिविडेंड जैसी चीज़ें देनी आसान बात है। यहीं पर अगर हम FIRDI की बात कर लें तो इनका स्टॉक इंडियन ऑयल में कंटिन्यूसली बढ़िया बना हो। अगर आप पिछले कई क्वार्टर से देखें या पिछले 2 साल से देखेंगे तो FIDI स्टॉक में हमेशा से ही इंटरेस्टेड रहे हैं। आपके सामने ही है, क्योंकि इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न नो डाउट दिए हैं, लेकिन फिलहाल पिछले जो 6 महीने या साल का जो सिनेरियो रहा है वो आप लोगों को पता ही है कि बाजार में बहुत कम स्टॉक हैं जिन्होंने रिटर्न अच्छे बना करके दिए हैं। पब्लिक का स्टेक अच्छा बना हुआ है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी इन एवरी क्वार्टर हमें बढ़ते नजर आ रहे हैं। अब दिसंबर में देखिए 30,82,000 नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स थे और मार्च 2025 में नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स का जंप फिर से आता नजर आया। इससे पहले सितंबर में देखिए 28 करीब थे। तो इन एवरी क्वार्टर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी स्टॉक में बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है, क्योंकि डिविडेंड जो है आकर्षित है, अट्रैक्टिव है, उसकी वजह से भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट स्टॉक पर बनी रहती है। देखिए कच्चे तेल की कीमतें तो गिरावट पर हैं, पर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ता नजर आएगा नो है। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर यह भी समझने वाला है कि जो अर्थव्यवस्था है वो मंदी की ओर बढ़ सकती है अगर कच्चे तेल की कीमतें गिरावट में देखने के लिए मिलती है, में दबाव देखने के लिए मिलता है तब। चलिए बात कर लेते हैं मेन इंडियन ऑयल पर ही। तो तेल कंपनियों को बड़ी राहत की उम्मीद, LPG पर घाटा 45% तक हो सकता है कम, सामने आई ये वजह। तो LPG उत्पाद में पर्याप्त वृद्धि नहीं होने और आयात पर बढ़ती निर्भरता की वजह से तेल कंपनियों को घाटा हो रहा है और इसी बीच तेल कंपनियों के लिए राहत की उम्मीद जागी है। केयर एज रेटिंग्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कच्चे तेल की कीमतें $65 प्रति बैरल पर स्थिर रहती हैं, तो तेल विपणन कंपनियों को LPG से होने वाले घाटे में वित्त वर्ष 26 में लगभग 45% की कमी आ सकती है। तो आपको पता है लास्ट ईयर जो कंपनी ने इतना कम प्रॉफिट दिखाया था लास्ट, तो आपको ख्याल होगा उसकी वजह यही थी कि कंपनी को LPG पर बहुत घाटा पड़ रहा था। लेकिन फिलहाल ये कहा जा रहा है कि 45% तक की घाटे में कमी आ सकती है। केयर रेटिंग के अनुसार वित्त वर्ष 26 में कंप्यूटिव LPG अंडर रिकवरी काफ़ी कमी आने की संभावना है, क्योंकि कीमतें ऊंची हैं और कम अंतर्राष्ट्रीय LPG कीमतों का मिश्रण है। सो रिपोर्ट में ये कहा गया है कि $65 प्रति बैरल के आसपास कच्चा तेल की कीमतें रहती हैं, तो कंप्यूटिव रूप से 26 में LPG अंडर रिकवरी में 45% की कमी आने की उम्मीद है। अगर यह रिपोर्ट अंडर रिकवरी तेल कंपनियों को होने वाले घाटे में बारे में बताती है, LPG सिलेंडर को उनकी लागत मूल्य से कम पर बेचती है, क्योंकि घरों में खाना पकाने के गैस को किफ़ायती रखने के लिए सरकार द्वारा कीमतों में रेगुलेट किया जाता है। भारत में लगभग 90% LPG की खपत घरेलू खाना पकाने के लिए की जाती है, जबकि शेष 10% का उपयोग औद्योगिक, वाणिज्यिक और मोटर वाहन क्षेत्रों में किया जाता है। और अगर पिछले 10 वर्षों की बात कर ले तो LPG भुगताओं की जो संख्या है वो दुगनी हो गई है, यानी कि 1 अप्रैल 2025 तक लगभग 33 करोड़ तक पहुंच गई है, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है और नो डाउट ये आगे ग्रो करती भी नजर आ सकती है। और रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि उपभोक्ताओं की संख्या में तेजी के वृद्धि के कारण LPG की खपत भी तेजी से बढ़ी है और भारतीय रिफाइनरी ने मांग को पूरा करने के लिए LPG उत्पाद में पर्याप्त वृद्धि नहीं की, जिससे आयात पर निर्भरता बढ़ गई है और 25 में घरेलू LPG की लगभग 60% जरूरी आयात के जरिए पूरी गई, जबकि एक दशक पहले यह लगभग 40% थी। तो चलिए इसको तो छोड़ते हैं, लेकिन मेन पॉइंट समझने वाला है कि LPG की खपत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन LPG उत्पाद में पर्याप्त वृद्धि नहीं होती नजर आई। लेकिन फिलहाल कच्चे तेल की कीमतें कम है, तो जिसकी वजह से कह सकते हैं काफ़ी अच्छा सिनेरियो बनता भी नजर आ सकता है। अगर 25 में तेल विपणन कंपनियों को 14.2 किलोग्राम प्रति सिलेंडर पर लगभग 220 रुपये की महत्वपूर्ण LPG अंडर रिकवरी का सामना करना पड़ा, यानी कि 220 रुपये का लॉस, और 3 प्रमुख ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को कुल मिलाकर 41,270 करोड़ का नुकसान भी हुआ, जिससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर दबाव पड़ा। और LPG की कीमतों में हाल ही में 8 अप्रैल 2025 को 50 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी से वित्त वर्ष 26 में जो अंडर रिकवरी में 25% कमी आने की उम्मीद है। दैट मीन लॉस तो अभी भी हो रहा है नो डाउट, लेकिन 25% की उस लॉस में कमी आ सकती है और अंतर्राष्ट्रीय LPG की कीमतों में कमी आने की भी संभावना है। और LPG के वैश्विक बेंचमार्क सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में भी मार्च मई में गिरावट आई है 2025 में। और रिपोर्ट में कहा गया है कि कच्चे तेल की कम कीमतों के कारण यह गिरावट वित्त वर्ष 26 में अंडर रिकवरी को लगभग 20% तक कम कर सकती है। तो हमने यहाँ पर दोनों चीज़ों को कवर किया, एक तो डीप भी समझा और मोटी मोटी बात को भी समझा।
तो फिलहाल कहीं ना कहीं कच्चे तेल की कम कीमतों की वजह से ऑयल मार्केटिंग कंपनियां बेनिफिट में हैं। तो ये हमने जो पॉइंट बात थी कि इंडियन ऑयल में काफ़ी सारे बिजनेस हैं, लेकिन हमने यहाँ पर बात की है एलपीजी को लेकर इस 3-4 लाइंस में या इन 3-4 टॉपिक्स पर। आगे के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना सकती हैं। अगर आपका भी व्यू जो है लंबे समय के लिए है तो बिल्कुल पहले 5 मिनट के लिए क्लैरिटी से समझेंगे, क्योंकि ये अपडेट्स आपको क्लियर करेंगे कि लंबी अवधि में इंडियन ऑयल में क्या हो सकता है। तो IOCL का जो 2047 तक का रिवेन्यू का जो टारगेट है वो डेटा सेंटर और परमाणु ऊर्जा, बैटरी, खनन क्षेत्रों में प्रवेश करेगा और $1 ट्रिलियन का यहाँ पर रिवेन्यू का लक्ष्य है 2047 तक इंडियन ऑयल कंपनी का। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि IOCL डेटा सेंटर, परमाणु ऊर्जा उत्पाद, शिपिंग और महत्वपूर्ण जो खनिज खनन है और बैटरी विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में अपनी ग्रोइंग या विविधता लाने पर विचार कर रही है। लोगों ने बताया है कि भारत की शीर्ष रिफाइनरी और ईंधन रिटेलर में अपने मुख्य व्यवसाय में वर्ष वित्त 2028 तक 100 मिलियन मीट्रिक टन यानी कि प्रति वर्ष MMTPA रिफाइनिंग क्षमता और 13 MMTPA पेट्रोकेमिकल क्षमता का लक्ष्य बना रही है। ये पहले 2047 तक जो पहल है ये $1 ट्रिलियन के राज्य स्तर तक पहुंचने और परिचालन रूप से शुद्ध शून्य उत्सर्जन यानी कि नेट, आपको पता है कार्बन जो है फॉसिल फ्यूल से छुटकारा गवर्नमेंट को चाहिए। गवर्नमेंट उस पर अपने टारगेट्स, लक्ष्य ज़्यादा ई एनर्जी पर, रिन्यूएबल एनर्जी पर ध्यान देती नजर आ रही है और इसी तरह से यहाँ पर शून्य कार्बन की बात कही जा रही है। सरकारी कंपनी की जो रिफाइनिंग क्षमता का लक्ष्य है वो फिलहाल 81 MMTPA से 25% की वृद्धि को दर्शाता है। और फिर भारत के में पेट्रोकेमिकल उत्पाद 4.3 MMTA से 3 गुना से अधिक बढ़ जाएगा। प्राकृतिक गैस के और व्यापार कारोबार में भी 8 MT से दुगना होकर 16.5 मिलियन टन MTP हो जाएगा। वहीं पर हरित ऊर्जा के भी नए व्यवसायों में IOCL 31 गीगावाट क्षमता को लक्षित कर रहा है, टारगेट कर रहा है, जो प्रेजेंटली 247 मेगावाट से काफ़ी अधिक है। और इसका टारगेट 80 किलो टन प्रति ईयर हरित हाइड्रोजन क्षमता और 5 गीगावाट घंटे लिथियम आयन सेल बैटरी उत्पाद भी है। काफ़ी सारी चीज़ें इनमें ऐसी है जिनको समझने के लिए हमें अलग से थोड़ा सा नॉलेज लेना पड़ेगा। जैसे अब आपको पता है लिथियम आयन सेल, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंडियन ऑयल के काफ़ी सारे बिजनेस हैं। तो कुछ चीज़ें तो प्रैक्टिकल यहाँ पर समझने सुनने से ही समझ आती है, लेकिन कुछ चीज़ें थोड़ा सा डीप जा करके समझने के लिए नीड रहती है। ईमेल में IOCL ने जवाब दिया है प्रवक्ता ने कि कंपनी के जो भारत की ऊर्जा के दृष्टिकोण के अनुरूप या ऊर्जा व्यवसाय से संबंधित सभी जो संभावित क्षेत्र की खोज कर रहा है, जिसमें नए क्षेत्रों में प्रवेश करना भी शामिल है। और नए वैकल्पिक ऊर्जा क्षेत्र में कंपनी के विस्तार और व्यापक पूंजीगत व्यय शामिल है, जिसमें कंपनी की बैलेंस शीट और विशेष रूप से गठित विशेष परियोजना जैसे कि वाहन SPV दोनों के माध्यम से परियोजनाओं को लागू किया जा रहा है। अभी आपको पता है हाल फिलहाल में हुंडई के साथ भी कंपनी का एक कोलैब हुआ था जो मैंने डिस्कस किया था। निष्पादन और कार्यान्वयन जोखिमों को कम करने के लिए इंडियन ऑयल सभी क्षेत्रों में अग्रणी रणनीतियों भागीदारियों के साथ सहयोग कर रहा है। ये तो बात मानने वाले कि इंडियन ऑयल हर काफ़ी सारे जो जोखिम को कम करने के लिए अलग अलग अग्रणी क्षेत्रों में काम करता नजर आ। और ये साझेदारियां न केवल जोखिम विविधीकरण में मदद करेंगी बल्कि साझा निवेश और प्रतिबद्धताओं के माध्यम से फंड जुटाने में भी योगदान देती हैं। और पूंजीगत व्यय योजनाओं के बारे में विस्तार से बताए बिना कहा, इन पहलों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण पूंजीगत जो व्यय है, जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, वो स्रोतों और ऋण के संतुलन मिश्रण के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा। और डेटा सेंटर में भी काफ़ी अच्छा व्यवसाय IOCL मौजूदा अतिरिक्त फाइबर परिसंपत्तियों, उपलब्ध रियल एस्टेट के मुद्रीकरण के अवसरों की तलाश कर रही है। साथ ही मौजूदा और नियोजित जो हरित ऊर्जा है और नए व्यवसायिक डोमेन के साथ तालमेल का भी लाभ उठा रही है। पश्चिम तट पर जो है कंपनी पूर्वी आयात और निर्यात के लिए भी बुनियादी ढांचे को स्थापित करने की योजना बना रही है। खुदरा बिक्री के लिए अफ्रीका और अन्य भौगोलिक क्षेत्रों में भी प्रवेश करेगी। कंपनी भारत और विदेश दोनों में भागीदारी के माध्यम से अपनी समुद्री रसद को मजबूत करने के तरीकों की खोज कर रही है। प्रस्तुति के अनुसार ये कहते हुए कि अपनी ऊर्जा संकल्पन रणनीति के हिस्से के रूप में यह कई परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं में शामिल होने की योजना बना रही है। इंडियन ऑयल के पास वर्तमान में 702 मेगावाट की इकाइयां स्थापित करने के लिए न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ एक उद्यम भी है और परियोजना स्थल की पहचान और अंतिम रूप देने के काम चल रहा है। शिपिंग में कंपनी बहुत बड़े कच्चे माल वाहक के लिए शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ गठजोड़ पर विचार भी कर रही है।
और इंडियन ऑयल 20,000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी क्रॉस कंट्री पाइपलाइनों का संचालित करता है, जो इसके ईंधन परिवहन लॉजिस्टिक की रीढ़ है। और IOCL के प्रवक्ता ने कहा है कि पाइपलाइनों के पुनर्गठन एक सतत प्रक्रिया है, जिससे जो दक्षता है परिचालन और बढ़ाने के अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाना शामिल है। और हमें अपने कार्यबल को ज़्यादा कुशलता से तैनात करके और सुरक्षा से समझौता किए बिना अनुकूलित बड़ी मात्रा में काम प्रबंध। तो ये हमें इंडियन ऑयल पर काफ़ी अच्छी अपडेट फॉर फ्यूचर के लिए नजर आ रही है। लेकिन इंडियन ऑयल में एक चीज काफी मैटर करती है, वो है क्रूड और ब्रेंट क्रूड ऑयल के प्राइसेस। बात करें तो ब्रोकरेज क्यों है बुलिश, दिया अब तक का हाईएस्ट टारगेट प्राइस, कहा 49% तक उछलेगा PSU शेयर। कंपनी के तिमाही नतीजे भी जबरदस्त रहे, जिसके बाद शेयर पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स ने कंपनी के शेयर में मौजूदा स्तर से और तेजी आने की संभावना जताई। जेफरीज ने बाई रेटिंग बनाते हुए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की शेयर की कीमत का टारगेट प्राइस 160 रुपये पर बनाए रखा है और यह शेयर के बुक वैल्यू के लिए 1 साल की कीमत का 1.2 गुना है। ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने भी नोट में लिखा है कि अप्रैल में कच्चे तेल की कीमतों में $10 प्रति बैरल की गिरावट की वजह से कंपनी को नए वित्त वर्ष की पहली तिमाही में इन्वेंट्री घाटा का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन वहीं पर मॉर्गन स्टैनली ने भी अगले 30 दिनों में कंपनी के शेयर में कीमत पूरी तरह से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और 2 मई को ये अपडेट देखने के लिए हमें मिली थी। उसके बाद यहाँ पर 30 दिन का हिसाब लगाएं तो उसके अकॉर्डिंग स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम अभी तक बना हुआ है। और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के 12 महीने के जो प्राइस टू बुक वैल्यू की बात है, वो 0.9 गुना पर बुक वैल्यू से नीचे ही ट्रेड कर रहा है। सो लॉन्ग टर्म एवरेज से 25% कम है। और ब्रोकरेज ने कंपनी के शेयर पर 205 रुपये का टारगेट प्राइस भी दिया। के लिए बड़ी खबर आती नजर आ रही है। सबसे पहला पॉइंट, ओडिशा सरकार आयात को कम करने के लिए $14 अरब की पेट्रोलियम रसायन परियोजनाओं पर विचार कर रही है और भारतीय तेल करेगी निवेश। $14 अरब एक बहुत ही बड़ी अमाउंट है। अभी तक इंडियन ऑयल द्वारा जो इन्वेस्टमेंट्स 2024 या 25 में देखने के लिए मिले, उस सारी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा की अमाउंट है ये $14 अरब। इंडियन ऑयल ने पिछले महीने ही पारादीप में फिनॉल और पॉलीथीन के उत्पाद के लिए दोहरी फीड क्रैकर और संबंधित डाउनस्ट्रीम इकाइयों की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। वह पहले से ही वैसे तो 3 लाख बैरल प्रतिदिन क्षमता वाली तेल रिफाइनरी को चला रहा है और कंपनी ने कहा है कि इस परियोजना में लगभग 610 बिलियन रुपए का निवेश करेगी। और शर्मा ने गोपनीयता समझौते के कारण नाम उजागर किए बिना कहा कि अन्य जो व्यवसाय हैं ऐसा ही कर सकते हैं और विदेशी जो डाउन स्ट्रीम मतलब पेट्रोकेमिकल इकाइयां हैं या पारादीप में स्थानांतरित कर सकते हैं। और शर्मा ने कहा कि निवेशकों को आकर्षित करने की ओडिशा की रणनीति में चीन और दक्षिण पूर्व एशिया भी पाए जाने वाले वैश्विक मानों के लिए एक बुनियादी बेहतर ढांचा प्रदान करना भी शामिल है। में 96,000 से अधिक खुदरा आउटलेट हैं ईंधन के, जो देश भर में पेट्रोल और डीजल बेचती हैं। इन शॉर्ट कहें दुकानें, और इनमें से अकेले इंडियन ऑयल के पास 40,000 से अधिक दुकानें हैं। और इसके बाद अन्य 2 सार्वजनिक क्षेत्र की इधर खुदरा कंपनियां यानी कि BPCL और HPCL में भी प्रत्येक के पास लगभग 24,000 ईंधन खुदरा स्टेशन है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, नायरा एनर्जी और शेल जैसी निजी क्षेत्र की कंपनियों के पास भी कुल मिलाकर लगभग 9,000 ईंधन स्टेशन हैं। और LPG या फिर रसोई गैस के लिए भी आप पूरे भारत में 25,000 से अधिक आउटलेट हैं, जिसमें इंडियन ऑयल के पास लगभग 13,000 आउटलेट हैं। अब समझे तो यहाँ पर एक और अपडेट आती नजर आ रही है। 4 मई की हम बात करें, 5 मई को जो आता नजर आया, तो 4 मई को रिड्यूस करते इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पर प्रभुदास इल्लाधर जी जो है 122 के टारगेट नजर आए। ओसवाल ने इंडियन ऑयल पर 165 के टारगेट बाइंग की रेटिंग के साथ दिए हैं। मोतीलाल ओसवाल बुलिश होते IOCL पर नजर आ रहे हैं, रेकमेंड करते बाइंग की रेटिंग स्टॉक के साथ नजर आए हैं 165 रुपये। नुवामा की बात कर लें तो नुवामा ने यहाँ पर रेटिंग कम करें की बात दोहराई है और 123 रुपये का टारगेट दिया है। HDFC सिक्योरिटीज ने IOCL पर 128 रुपये के टारगेट दिए हैं, कम रेटिंग दी है। पेट्रोकेम कुछ एनालिसिस द्वारा बाइंग की रेटिंग दी जा रही है, कुछ एनालिसिस द्वारा सेल की रेटिंग दी जा रही है। सो पॉइंट क्या है? पॉइंट यहाँ पर यही है कि क्रूड ऑयल के प्राइस क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए भी। सेकंड थिंग यहाँ पर ये है, अगर पेट्रोल और डीजल के दाम फिलहाल यही रहते हैं या फिर LPG के दाम भी यही रहते हैं, तो नो डाउट कि अगर पिछले 3 महीने में अगर दाम वही रहे और क्रूड ऑयल सस्ता था तो कंपनियों को इतना अच्छा प्रॉफिट हुआ है, तो अगर आगे भी कम रहते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इंडियन ऑयल में फिर से एक सिनेरियो बनता नजर आए। लेकिन अगर आपने नोटिस किया हो कि कंपनी ने रिजल्ट से पहले ही काफ़ी अच्छी रिकवरी दी,
110 से करीब नीचे लो लगा करके दोबारा से स्टॉक चला। 134 तक तो रिजल्ट से पहले ही देखने के लिए करीब करीब मिल रहा था, और फिर अब जब रिजल्ट आए तो स्टॉक ने 150 तक के करीब का हाई लगाया। दैट मीन कहीं ना कहीं एक रिकवरी उतनी ही स्टॉक में होती नजर आई। अब आगे मैटर करता है, अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम रहते हैं तो हम आगे और कुछ एक्सपेक्टेशंस तेजी की कर सकते हैं। अगर क्रूड ऑयल के दाम फिर से बढ़ते हैं, इसी के अलावा उन्होंने खरीदने की सलाह भी दी है और 180 रुपये के टारगेट भी बनाए हैं, बढ़ा कर टारगेट प्राइस दिया है जो कि पहले 155 था। इसी के अलावा 2028 के EPS के भी 20% शेयर के साथ आय में वृद्धि के कारण किया गया है। इसके अलावा समझे तो HSBC ने भी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में कहा है कि क्रूड में गिरावट से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को सीधा फायदा होगा। IOC से कंपनियों के शेयर पर खरीदारी की राय रही। इसके अलावा CLSA की बात कर लें तो IOC के शेयर का जो टारगेट है वो 135 रुपये कर दिया है, मूल्य को बढ़ा दिया। CLSA ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पर अपना लक्ष्य मूल्य 120 से बढ़ाकर 135 कर दिया है, जबकि होल्ड रेटिंग बरकरार रखी है, क्योंकि जो कि औसत से 25% या जितना होना चाहिए उससे 25% कम है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पर 205 का मॉर्गन स्टैनली ने एक टारगेट दिया है, दर्शाता है, और यह तेल रिफाइनरी पर सरकारी तेल रिफाइनरी के लिए बाजार में सबसे अधिक मूल्य लक्ष्य भी है। और इंडियन ऑयल पर कवरेज करने वाले 34 विश्लेषकों में से 22 ने खरीदने की रेटिंग, बाइंग की रेटिंग दी है, 5 ने होल्ड के लिए और 7 ने बेचने के लिए रेटिंग करी। होप सो आपको ये इंडियन ऑयल के डिविडेंड राशि के साथ डिविडेंड रिकॉर्ड डेट की घोषणा अभी नहीं हुई। इंडियन ऑयल ने कहा है कि अंतिम डिविडेंड के भुगतान की जो रिकॉर्ड तिथि है, रिकॉर्ड डेट है, वो अभी तय की जाएगी और उचित समय पर आपको दोबारा से सूचित कर दिया जाएगा। इंडियन ऑयल ने यह नहीं बताया कि शेयर धारकों को 30% यानी कि 3 रुपए का डिविडेंड कब दिया जाएगा। हालांकि इंडियन ऑयल ने AGM में घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर एलिजिबल शेयर धारकों को, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड का भुगतान किया जाएगा। चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के उपाध्यक्ष कुणाल परार ने कहा है कि इंडियन ऑयल के शेयर फिलहाल 138 के आसपास हैं और इंडियन ऑयल उच्च डिविडेंड देने वाली कंपनी है। बाजार विशेषज्ञ ने कहा है कि बाजार भारतीय तेल पर मेरा नजरिया सकारात्मक है और इंडियन ऑयल के लिए मेरी सिफारिश खरीदारी की है। व्यापारिक दृष्टिकोण से इंडियन ऑयल का शेयर बाजार विशेषज्ञ ने कहा टारगेट 144 और 148 है, स्टॉप लॉस 132 के करीब बताया गया है। स्थिति के आधार पर यदि कोई व्यक्ति डिलीवरी में इंडियन ऑयल खरीदना चाहता है तो मेरा विचार है कि इसे खरीदें। इंडियन ऑयल के निवेशक डिविडेंड और मूल्य वृद्धि दोनों से लाभ उठा सकते हैं और स्थिति के आधार पर इंडियन ऑयल के शेयर का टारगेट 165 रुपये होगा, 65, और अगर इस स्तर को भी इंडियन ऑयल के शेयर तोड़ते हैं तो तेजी आगे भी जारी रहेगी और अगला टारगेट 180 रुपये होगा HPCL के। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की वडोदरा स्थित गुजरात रिफाइनरी कैलेंडर वर्ष 2025 के दौरान 2 पेट्रोकेमिकल इकाइयों को चालू करके पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में विविधता लाने में मदद के लिए 24,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। बाकी वीडियो जो है हमने बनाया है एजुकेशन पर्पस के लिए। अगर आप कोई भी डिसीजन ले, निवेश करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पहले ले, बड़ी बात खुद स्टडी जरूर किया करें। चैनल पे सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ। शेयर्स पे तो मैंने भी वीडियो बहुत बनाया हुआ है, बाकी और भी कुछ कंपनियां हैं, ACC लिमिटेड, अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट, इन पर भी काफ़ी अच्छे डिविडेंड यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाले हैं, जो कि रिकॉर्ड डेट 13 जून 2025 की है। अंबुजा सीमेंट, एशियन पेंट, इनकी भी रिकॉर्ड डेट जो है वो 18 जुलाई 10 जून रखी गई। इन पर भी काफ़ी अच्छे डिविडेंड हैं। अतुल लिमिटेड, एक्सिस बैंक द्वारा भी डिविडेंड दिया जाना है, जहाँ की रिकॉर्ड डेट 4 जुलाई और 11 जुलाई की बताई जा रही है। इसके अलावा बजाज फिनसर्व में भी 27 जून की रिकॉर्ड डेट रखी गई है, जहाँ पर डिविडेंड मिलता नजर आएगा। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया, भारत सीड्स, बैंक ऑफ बड़ौदा भी 6 जून, 20 जून और 2 जुलाई को रिकॉर्ड डेट है, जहाँ पर डिविडेंड कंपनियां देती है नजर आएंगी। फिलहाल तो देखिए स्टॉक्स पर हैं यही अपडेट्स, बाकी ये हैं डिविडेंड और सप्ली शेयर्स। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। वीडियो आपने बनाया है एजुकेशन पर्पस के लिए। किसी भी तरह का डिसीजन ले, निवेश करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पहले ले, बड़ी बात खुद स्टडी जरूर किया करें। चैनल पे सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो के साथ। देखिए बजाज फाइनेंस का डिविडेंड रिकॉर्ड डेट 30 मई बताई जा रही है, जहां पर 44 रुपये पर शेयर दिखता नजर आएगा। इसके अलावा इन्फोसिस भी 30 मई के रिकॉर्ड डेट के साथ 22 रुपये पर शेयर डिविडेंड देने की बात करेगी। माइंट्री की बात करें तो 45 रुपये पर शेयर का डिविडेंड मिलेगा, मई 23 यहाँ पर रिकॉर्ड डेट है। इसके अलावा भी हैवेल्स इंडिया और
विनियार्ड्स लिमिटेड भी 23 और 25 मई की रिकॉर्ड के साथ 2 रुपये और 6 रुपये पर इक्विटी शेयर देती नजर आएगी। एसबीआई की बात कर लें तो एसबीआई का भी डिविडेंड 30 मई की रिकॉर्ड डेट के साथ मिलता यहाँ पर नजर आएगा। टाटा पावर कंपनी के कल शानदार रिजल्ट्स के बाद कंपनी ने यहाँ पर जो डिविडेंड है वो यहाँ पर रिकॉर्ड डेट 20 जून रखी है, लेकिन यहाँ पर 4 जुलाई को जो 2025 को होने वाली कंपनी की 106वीं वार्षिक आम बैठक है जो कि एजीएम शेयर धारकों की मंजूरी के साथ चलती नजर आएगी, अधीन है। तो उसके बाद यहाँ पर पात्रता के लिए वैसे 20 जून रिकॉर्ड दी गई है, लेकिन एजीएम की जो मीटिंग है टाटा पावर में वो 4 जुलाई को देखने के लिए मिलने वाली है।